हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि अधिगम वक्र होता क्या है। अधिगम वक्र वो है जो कि किसी के भी या फिर हमारे सीखने की मात्रा, हमने कितना सीखा है और हमारा सीखने का समय कि कितना समय लगा है। ठीक है, तो उसके बीच जो ग्राफिकल रिलेशन होता है ना, ग्राफिकल संबंध, उसको बोलते हैं अधिगम वक्र। ठीक है, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अधिगम वक्र का वर्णन करने वाले, इसको डिस्क्राइब करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है? हरमन एबिंगहॉस। 1885 में किया था इन्होंने ये। ठीक है, इनका नाम आपने ध्यान रखना है, हरमन एबिंगहॉस है। इन लर्निंग कर्व, एक्स एक्सिस जो नीचे वाली लाइन होती है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? सम मेजर्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, अभ्यास की कुछ मात्रा का। ठीक है, और जो वाई एक्स होता है, जो एक खड़ी सीधी लाइन होती है, ठीक है, वो प्रवीणता को दर्शाता है। ठीक है, वाई एक्सिस प्लॉट्स आ मेजर ऑफ प्रोफिशिएंसी। ठीक है, कि उसमें प्रवीणता कितनी हुई है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब हैं इसके कुछ प्रकार लर्निंग कर्व के। ठीक है, कि वो कौन कौन से हैं। बेस्ड ऑन लर्निंग रेट डायरेक्शंस ऑफ द कर्व ड्रॉन, द लर्निंग कर्व आर ऑफ 4 टाइप्स। अब खींची गई वक्र की अधिगम दर की दिशाओं के आधार पे अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 4 प्रकार के? पहला है लीनियर एक्सीलरेशन, स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, क्या है कि लीनियर एक्सीलरेशन, स्ट्रेट लाइन कर्व की रैखिक त्वरण, सीधी रेखा वक्र। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, यह वक्र जो है एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, सीधी रेखा होती है, ये अधिगम में प्रगति की निरंतर या फिर एक समान दर को दर्शाती है कि हमने कितना सीखा है, उसकी जो प्रोग्रेस है ना, उसकी निरंतर मतलब जो कॉन्टिन्यूटी है उसको, या फिर जो एक समान दर है कि एक समान रूप से वो बढ़ रहा है, उसको ये दर्शाती है। ठीक है, समान रिटर्न सीखने की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है इसको। जब एक सीधी लाइन होगी ना, ठीक है, तो उसको क्या जाना जाएगा? समान रिटर्न सीखने की अवस्था के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके प्रयास की मात्रा और आपके परिणाम की मात्रा एक समान होती है। ठीक है, ये हुआ लीनियर एक्सीलरेशन या फिर स्ट्रेट लाइन कर्व। दूसरा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है, कॉनकेव कर्व की धनात्मक त्वरण या फिर नतोदर वक्र। ठीक है, इसमें क्या है, ये वक्र जो है वो दिखाता है कि प्रारंभ में सीखने की जो गति है वो धीमी होती है लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है। ठीक है, पहले क्या है कि कर्व शोज दैट लर्निंग इज स्लो एट द स्टार्ट बट बिकम फास्टर विद द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग टाइम। ठीक है, शुरुआत में क्या है कि अभ्यास और अधिगम दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं, लेकिन बाद में क्या है कि बढ़ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है एक, जब परीक्षा पास हो ना, नज़दीक हो परीक्षा, जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं तो हमारे जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो हमारी ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्पीड उसकी बढ़ जाती है, वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये था पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, धनात्मक त्वरण। अब तीसरे नंबर पे है नेगेटिव एक्सीलरेशन, कन्वेक्स कॉन्वेक्स कर्व, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, या फिर उन्तोदर वक्र भी इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि अधिगम वक्र में सीखने की जो गति है वो शुरू में तेज होती है और धीरे धीरे क्या है कि कम हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो अभ्यास है और अधिगम की मात्रा है वो दोनों धीरे धीरे कम होती है। शुरू में ज़्यादा होती है लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो कम हो जाती है। अब एग्जाम्पल है कि अगर पढ़ते समय हम पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं, एक जगह जाकर अटक जाएं और उससे आगे ना बढ़ पाएं, तो क्या होगा? हमारी जो अधिगम है
वो कम होता चला जाएगा वहाँ से। ठीक है, ये था नेगेटिव एक्सेलरेशन। फोर्थ नंबर पे है एस शेप कर्व, कॉनकेव कर्व क्योर। ठीक है, कि एस के आकार का अधिगम वक्र। इसमें क्या है कि अधिगम दर, जो हमारी लर्निंग रेट होता है ना, रेट ऑफ लर्निंग, वो दर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों त्वरित वक्र का संयोजन है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का संयोजन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का। तो इस प्रकार क्या है कि अधिगम धीमी गति से आरंभिक सफलता पर निर्भर करता है और इसके बाद सीखने की विपरीत स्थिति आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार से ये सब होता है। ठीक है, और जो एस शेप जो कर्व होता है, इसमें एक अंतराल होता है टाइम का। ठीक है, तो एक टाइम पे कोई सी भी चीज़ बढ़ रही है, एक टाइम पे क्या है कि दूसरे पर वो क्या है कि वो चीज़ घट रही है। तो इस तरह से इसमें 6 पॉइंट हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, इनिशियल स्टेज है, प्रारंभिक अंतराल है। कोई भी अगर हम कार्य की शुरुआत करते हैं, शुरुआत में नहीं लाभ होता कई बार। ठीक है, लेकिन सीखने वाला जो भी है ना, उसको तैयार किया जाता है उसको करने के लिए। ठीक है, या फिर इससे बाहर आने के लिए, उससे और ऊपर उठने के लिए उसको मोटिवेशन दिया जाता है। ठीक है, फिर है इंक्रीजिंग गेन, बढ़ता हुआ लाभ। फिर क्या है कि वो धीरे धीरे लाभ बढ़ता जाता है। फिर डिक्रीजिंग गेन, वो घटने भी लगता है, कई बार नकारात्मक भी हो जाता है। प्लेट्यू, पठार। अधिगम वक्र में क्या है कि लंबा सपाट और क्षैतिज खिंचाव है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है कि इसमें कोई प्रगति नहीं, वहाँ पे वो एक समान हो जाता है कई बार। एंड स्पॉट, अंत है उछाल, कई बार वो एकदम से उठ जाता है। और लास्ट में क्या है कि सेसेशन ऑफ लर्निंग, की अधिगम की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, और जो गेन है, वो यहाँ पे जो गेन वर्ड यूज़ किया गया है वो लर्निंग के लिए यूज़ किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। ठीक, तो अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग ओवर टाइम इज कॉल्ड, कि समय के साथ सीखने में होने वाली प्रगति के ग्राफ को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फॉरगेटिंग कर्व, वेसबर्न वक्र। ऑप्शन नंबर बी है लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र। ऑप्शन नंबर सी है ग्रोथ कर्व, वृद्धि वक्र। और ऑप्शन नंबर डी है इंटेलिजेंस कर्व, की बुद्धि वक्र। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? समय के साथ सीखने में होने वाली प्रगति के ग्राफ को क्या कहेंगे? ये हमने शुरू में पढ़ा भी था जब अधिगम वक्र के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसको क्या बोलेंगे? लर्निंग कर्व। ठीक है, कि समय के साथ जो सीखने की प्रगति हो रही है ना, तो उस जो वो एक ग्राफिकल जो डिज़ाइन होता है उसको क्या बोलेंगे? लर्निंग कर्व बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व, की अधिगम वक्र की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी है एबेगस। ऑप्शन नंबर सी है राइट। और ऑप्शन नंबर डी है स्कीनर। तो इसका सही आंसर होगा राइट। द लर्निंग कर्व वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय थियोडर पी राइट इन 1936 में क्या है कि ये लर्निंग कर्व की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्टेज ऑफ द लर्निंग कर्व शोज रैपिड इम्प्रूवमेंट, की अधिगम वक्र का कौन सा चरण तीव्र प्रगति को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है इनिशियल स्टेज। ऑप्शन नंबर बी है प्लेट्यू स्टेज। ऑप्शन नंबर सी है डिक्लाइन स्टेज। और ऑप्शन नंबर डी है फॉरगेटिंग स्टेज। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इनिशियल स्टेज, की अधिगम वक्र है जो वो इनिशियल स्टेज, ठीक है, इसकी जो तीव्र प्रगति है उसको दर्शाता है। इन द बिगिनिंग लर्नर्स इम्प्रूव क्विकली
बिकॉज एवरीथिंग इज़ न्यू, कि प्रारंभिक में जो सीखने की गति होती है वो तेज होती है। ठीक है। द स्टेज वेयर नो नोटिसेबल प्रोग्रेस अकर्स इज कॉल्ड, जिस अवस्था में सीखने में कोई विशेष प्रगति नहीं होती उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्लेट्यू स्टेज, ऑप्शन नंबर बी है प्रैक्टिस स्टेज, ऑप्शन नंबर सी है मोटिवेशन स्टेज और ऑप्शन नंबर डी है रीइंफोर्समेंट स्टेज। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? प्लेट्यू स्टेज। इसमें क्या पूछा है कि जिस अवस्था में सीखने में कोई विशेष प्रगति नहीं होती, वहाँ पे वो एक समान चीज़ें हो जाती हैं, ठहर जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेन रीजन फॉर द प्लेट्यू स्टेज इज, कि प्लेट्यू अवस्था का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर बी है फैटिग और लैक ऑफ मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है इंटेलिजेंस और ऑप्शन नंबर डी है रीइंफोर्समेंट। तो इसका सही आंसर होगा फैटिग और लैक ऑफ मोटिवेशन। तो प्लेट्यू की जो स्टेज है उसका मुख्य कारण क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन, थकान, ऊब या फिर प्रेरणा की कमी से क्या है कि प्लेट्यू आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच टाइप ऑफ लर्निंग कर्व इज कंसिडर्ड आइडल, कि किस प्रकार का अधिगम वक्र आदर्श माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जिगजैग कर्व, ऑप्शन नंबर बी है डिसेंडिंग कर्व, ऑप्शन नंबर सी है अपवार्ड कर्व और ऑप्शन नंबर डी है फ्लैट कर्व। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अपवार्ड कर्व। अ कॉन्टिन्यूसली राइजिंग कर्व इंडिकेट्स इफेक्टिव लर्निंग, जब वो लगातार बढ़ रहा होता है ना कर्व, जो वक्र बढ़ रहा होता है लगातार, तो वो क्या है कि इफेक्टिव लर्निंग को इंडिकेट करता है, कि प्रभावशाली अधिगम को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है लर्निंग कर्व मेनली रिप्रेजेंट्स, कि अधिगम वक्र मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी है पर्सनैलिटी और ऑप्शन नंबर डी है इंटरेस्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कि इट मेजर्स इम्प्रूवमेंट ड्यू टू प्रैक्टिस, यह अभ्यास से होने वाली जो प्रदर्शन है सुधार उसको दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है अ डाउनवर्ड लर्निंग कर्व इंडिकेट्स, कि नीचे की ओर जाता अधिगम वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेटर लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी है पुअर परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर सी है हाई मोटिवेशन और ऑप्शन नंबर डी है हाई इंटेलिजेंस। तो पुअर परफॉर्मेंस को मतलब दर्शाता है जो नीचे की ओर जाता हुआ अधिगम वक्र है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द लर्निंग कर्व, कि निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र को प्रभावित नहीं करता है? प्रैक्टिस, मोटिवेशन, फैटिग और ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप है वो अधिगम वक्र को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्लेटू स्टेज कैन बी ओवरकम बाय, प्लेटू की अवस्था को कैसे दूर किया जा सकता है? पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर बी है रेस्ट एंड न्यू मेथड, ऑप्शन नंबर सी है इग्नोरिंग लर्नर्स और ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीजिंग होमवर्क ओनली। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? रेस्ट एंड न्यू मेथड। जो प्लेट्यू है, जो एक ठहराव आ जाता है अधिगम वक्र में, उसको रेस्ट या फिर न्यू मेथड से हम उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, ये मैं आपको कल थोड़ा सा और सर्च करके इसके बारे में फिर बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप इसका यही आंसर मानिएगा। ठीक है, कल मैं आपको दोबारा से ये क्वेश्चन करवाऊंगी कि इसका सही आंसर कौन सा है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा भी है, तो इसका वहाँ पे है कि जो अधिगम वक्र का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति हैं ना, वो हरमन एबिंगहॉस है। ठीक है, लेकिन इसमें राइट लिख रखा है, तो वो आपको मैं कन्फ्यूज़न, मेरी भी कन्फ्यूज़न है, ये वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, सो गाइज़ इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में उसकी थ्योरी को भी। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।